दोस्तों सब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और आज हम सीधे इसी पर ही बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को करना क्या है और कैसे उनका फ्यूचर ब्राइट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन डाटों पर आप लोग निगाह दीजिए। बड़ी मुश्किल से डाटा कलेक्ट करा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद ही कहीं पर भी ये कोई भी यूट्यूबर आपको बताएगा, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट है कि आप लोगों को हर तरीके से जो होगा वो फैक्ट और सत्य बताना। ठीक है ना, तो आपको हम अगर आपको एक बात दिखाते हैं, कुछ डाटा आज आपसे पहले शेयर कर लेता हूं, उसके बाद में देखते हैं। जून में आपकी जो खरीदारी हुआ है आपके DIIH की तरफ से 40,668 करोड़ रुपए की हुई है। वहीं पर ही जुलाई में 37,113 करोड़ की हुई है। अगर मई के बनस्पत देखा जाए तो जून में ये आंकड़ा 17% ज्यादा था, लेकिन जुलाई में आंकड़ा कम हुआ है। कम क्यों हुआ है? आपको पता है कि इलेक्शन के बाद में जो हुआ है, मार्केट डाउन हुई है, तो थोड़ा सा क्या हुआ है, सेंटीमेंट डाउन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आपका ये थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन वहीं पर अच्छी बात यहां पर क्या दिखाई दे रही है कि जो जुलाई का 37,113 करोड़ है, उसमें से 23,000 करोड़ रुपया किसका है? SIP का है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, SIP का मतलब क्या है कि चाहे मार्केट डाउन होगी चाहे मार्केट अप होगी, अगर डाउन होगी तो लोग और खुश होते हैं, ज्यादा होती है तो वहां पर क्या होता है कि लोग अपनी हरियाली को देख करके खुश होते हैं। तो ये ऐसा कमिटमेंट है कि हमेशा ये सदाबहार है, आना ही आना है आपके AMCs के पास, म्यूचुअल फंड AMCs के पास, ये पक्का फिक्स्ड है। ठीक है ना, वहीं पर अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं तो आप देखिए कि जून में आपका जो 40,608 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, वहीं पर ही FIIs ने आपके 28,643 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। ठीक है ना, जुलाई में आपका 37,113 करोड़ की खरीदारी हुई है और 23,486 करोड़ की बिकवाली हुई है। अब अगर हम इसको टोटल को हम मिलाते हैं, ठीक है ना, इसमें ये देखिए 40,000 ये आपका आया है रिटेलर्स की तरफ से, 40,000 आया है आपके DIIH की तरफ से, और उसके बाद में 28,000 आया है आपके रिटेलर्स की तरफ से। वहीं पर जुलाई में देखा जाए तो आपका 37,000 करोड़ रुपए की इन्होंने खरीदारी करी है। तो टोटल मिलाकर के जुलाई के एंड में टोटल खरीदारी हुई है 25,609 करोड़ की आपके DIIH से। वहीं पर 9 अगस्त तक 23,499 करोड़ की खरीदारी हो गई है। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, अब 10,000 करोड़ की अगर इसको हम ऐसे देखें तो आपका तकरीबन मान करके चलिए कि 10,000 करोड़ की तो एक दिन में, आपको याद होगा 10,000 करोड़ की एक दिन में DIIH ने खरीदारी करी है। ये अगस्त महीने की बात बता रहा हूं, और 3 से 3,500 करोड़ रुपए की पर डे खरीदारी करी है। तो अभी उनके पास 2,103 करोड़ तो DIIH के पास ये बचा हुआ है, प्लस रिटेलर्स वाला पैसा बचा हुआ है। तो वो पूरा का पूरा मार्केट में अभी 40,000 करोड़ के आसपास पैसा बचा हुआ है, जो कि अभी लगना ही लगना है। वहीं पर अगर देखा जाए, FPI ने आज तक जनवरी से लेकर के 9 अगस्त तक, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपका FPI ने आपका 1,39,447 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। किसने? FPIBM ने। ये मान करके चलिए कि पर मंथ जो इनकी सेलिंग हुई है 19,102 करोड़ रुपए की पर मंथ इन्होंने सेलिंग करी है। वहीं अगर DIIH की, ध्यान से सुनिएगा, वहीं अगर DIIH की बात करें तो 2,01,000 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। मतलब यह है कि इन्होंने आपके 38,900 करोड़ की इन्होंने पर मंथ की खरीदारी करी है। ठीक है, और रिटेलर्स ने 20,000 करोड़ की खरीदारी ये करी है हर महीने की। और अगर इस आंकड़े को देखते हैं तो आपका मतलब बता रहा हूं कि दिमाग की, अगर इसको थोड़ा सा और जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो आपको अगर इसको आप टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं
तो आप ये समझिए कि 9 लाख करोड़ के आसपास हर साल मार्केट में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 4 साल के डाटा को इसको मैं देखता हूं, 4 साल के डाटा को एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के बात आपकी समझ में आएगी, तसल्ली से आएगी। लास्ट 4 साल का 2021 में आपके एफआईआईज ने सेल किया है 91,626 करोड़ की। बिकवाली भी इसमें है, खरीदारी भी है, लेकिन ये पोर्शन किसका जा रहा है, जो ज्यादा रेशियो हो रहा है वो है 91,626, 2021 की बात ध्यान रखिएगा। वहीं पर डीआईआईज ने 94,846 करोड़ की खरीदारी करी है। अब आप सोचिए, लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, पहले आप डाटाज को सुन लीजिए, अपने चक्षु को खोलिए आप। 2021 का आंकड़ा है। वहीं 2022 में एफआईआईज ने 2,78,429 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं पर आपकी डीआईआईज ने खरीदारी करी है 2,75,725 करोड़ की, जिस साल में गेन है आपका ना के बराबर हुआ था। तो यहां से ये आंकड़ा आ रहा है, जो कि 2025 में देखिए, 2022 में लोग बोलते थे ना मार्केट फ्लैट रही है, उसका रीजन ये रहा था 2,78,429 करोड़ की बिकवाली किया था आपके एफआईआईज ने। वहीं डीआईआईज ने आपके खरीदारी किया था 2,75,725 करोड़। 2023 में ये आंकड़ा अगर आप देखते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि रिटर्न आपको कहां से मिला है 2023 में, जो भर भर के रिटर्न मिला है वो देखिए आप। 16,325 करोड़ की टोटल बिकवाली हुई है, मतलब इसमें खरीदारी भी है, बिकवाली भी है। तो जो रेशियो निकल करके आ रहा है, किसका रेशियो ज्यादा हो रहा है वो आपको मैं बता रहा हूं। 16,325 करोड़ की आपकी एफआईआईज ने क्या किया है, बिकवाली करी है। वहीं पर आपके डीआईआईज ने खरीदारी करी है 1,81,482 करोड़ की। अब देखिए कहां पर ये आंकड़ा है, 16,325 करोड़ की बिकवाली इनकी, 1,81,482 करोड़ की। तब जाकर के 2023 में भर भर के रिटर्न आपको मिला है, क्योंकि ये पैसा मार्केट में आया है, जिसमें आपके रिटेलर्स का पैसा है, डीआईआईज का पैसा है, आपकी फाइनेंशियल्स का पैसा है, आपके इंश्योरेंस सेक्टर का पैसा है, एलआईसी का भी सेक्टर का पैसा है, बैंकिंग का भी सेक्टर, मतलब कुल मिलाकर के हमारी इंडियन की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो जो ओवरऑल है, ये आया डाटा। वहीं अगर 2024 में अगर हम 9 अगस्त तक की बात करें तो एफआईआईज ने 1,39,447 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं पर डीआईआईज ने 2,83,973 करोड़ की खरीदारी करी है। इन्होंने बिकवाली करी है, उन्होंने खरीदारी करी है। तो देखिए डबल से भी ज्यादा जो है आज के टाइम पर आपकी खरीदारी हो गई, तब आपको मार्केट में दिख रही है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं 2021 से लेकर के, कोविड के बाद से लेकर के 24 तक का डाटा, तो एफआईआईज की जो टोटल बिकवाली हुई है 5,25,827 करोड़ की। डीआईआईज की जो टोटल खरीदारी हुई है 8,36,026 करोड़। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी इसको मैं आगे समराइज करता हूं, ठीक है। 16 करोड़ आज के टाइम पर आपके डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। अब डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं तो उस डीमैट अकाउंट में इंडिविजुअल अपना खुद का खरीद रहा है। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड एमसीज को पैसा दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो है म्यूचुअल फंड एमसीज की आज की डेट में। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैल्यूएशन की। बार बार वैल्यूएशन होती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए लार्ज कैप का जो आज का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, आज की डेट में लार्ज कैप का मैं बात कर रहा हूं एनएससी और आपका निफ्टी 50 की। उसका जो ये क्या नाम है आपका, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर वैल्यूएशन की नहीं है, उनकी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर हम उसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो उसकी कितनी है, 25 है, जो कि 2021 में इसका पी रेशियो कितना था, 32 का था। 2019 में इसका पी रेशियो कितना था, 29 का था। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि एक मार्केट के सेंटीमेंट को दर्शाता है। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात अलग है। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको वैल्यू के शेयर्स चुनने पड़ेंगे। यही बात, इसीलिए मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की सलाह हमेशा
म्यूचुअल फंड का क्यों देता हूं, क्योंकि आपका फंड मैनेजर जो है ना, वो आपसे कई गुना बेटर जानता है कि भाई मैंने करना क्या है, मैंने खरीदना क्या है। वो रिसर्च उनकी टीम हमारे आपसे कई गुना बेटर कर सकती है। अब जो आदमी अगर जो कचरा खरीदेगा, ये मल्टी बैगर है, ये बैगर है, वो बैगर है, कहीं से टिप लेकर के, जो ये डीमैट अकाउंट वगैरह वाला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डीमैट अकाउंट जिसने खोला हुआ सारे गलत जाएंगे, वो मेरा आकलन नहीं हो सकता है, बट मेरे हिसाब से फंड मैनेजर के हाथ में पैसा देना ज्यादा सेफ है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वैल्यूएशन की ये हो गई। दूसरी बात मैं बताऊं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की। अब ये डाटा क्या बोल रहा है? ये डाटा ये बोल रहा है कि आपकी मार्केट ऊपर जानी है, बुल फेज की अभी तो शुरुआत है, बुल फेज का इतनी जल्दी अंत नहीं होने वाला है। इसलिए अंत नहीं होने वाला है क्योंकि आज के टाइम पर लोग जो है जागरूक हो गए हैं। तो तकरीबन ये सारे जो है एक दिन के अंदर ये नहीं आया, डाटा नहीं आया है। ये सारा कलेक्ट करने में थोड़ा आज कलेक्ट किया, थोड़ा कल कलेक्ट किया, थोड़ा परसों कलेक्ट किया, तो ये सारे डाटा आज ढूंढने पड़ते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप लोगों को देखना पड़ता है कि हाँ भाई आप ऐसे ऐसे स्टेप्स लो, ये सारे वो हैं। तो बुल फेज इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। जब भी आपकी गिरावट आती है उसको आपने क्या लेना है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। ऐसा नहीं है मार्केट वोलेटाइल रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, कोई सिनेरियो आएगी तो उस समय उस सिनेरियो में मार्केट में दबाव होगा, कंप्रेस होगी, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन वो पिस्टन के जैसे अप डाउन का मूव करेगी और उसके बाद में आपको आउटपुट देता रहेगा। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो ठीक है ना। तो आपको मैंने वैल्यूएशन बता दिया, इन्वेस्टर्स ने क्या करना वो बता दिया। अब आगे की मैं बात करता हूं और एक बड़े पते की बात करता हूं, उसके बाद में इसको समराइज करता हूं। समराइज क्यों करता हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें लोग उसको निकाल करके ना, कल मैंने आपको बताया था कि सरकार क्यों उदासीन है। सरकार को 10% का टीडीएस मिलना है, 12.5% सरकार ने अपने दिमाग से लगा दिया, बोला भाई शांत रहो, आप अपना काम करो, ठीक है ना। उसको आपको बताता हूं। बैंकों की डिपॉजिट में जो आया है वो 2023 की मैं अगर बात करूं तो 10.6% उनकी डिपॉजिट की ग्रोथ में बढ़ोतरी थी। वहीं पर ही आपका 12.9% इस साल का आंकड़ा है। तो इतना उनकी बढ़ोतरी उनकी हुई है एक साल के अंदर डिपॉजिट में। वहीं पर अगर लोन की बात करूं, लोन में 19.5% था पिछले साल का, इस साल 13.7% हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर कम हो रही, गाड़ियां क्यों यार्डों में खड़ी हैं, इतनी सारी जो ऑटो सेक्टर का क्यों बुरा हाल था, कल की डेट में ऑटो सेक्टर चला है, उसके बाद में क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा सरकार अभी दे नहीं रही है, महंगाई उसने काबू करना है। तो ये हो गया वहां पर। वहीं पर मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, अब मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, ना कोई मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो ये हैं, वो बात रखता हूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने धक्के खाए वो रखते हैं। अब रही बात कि बैंकों में आप भी जाते हो, बैंकों में हम भी जाते हैं, प्राइवेट बैंकों में भी जाते हैं, वहां पर भी जाते हैं, किसी के साथ में भी जाते हैं, खुद के काम से भी जाते हैं। तो हमें कम से कम ये तो अंदाजा है, और अच्छे से अंदाजा है, कम से कम एक आरबीआई के गवर्नर से द बेस्ट इस चीज की समझ है कि अगला आदमी हमारे साथ बिहेव कैसा कर रहा है। आपको एचडीएफसी बैंक की बात बताऊं, एचडीएफसी बैंक ने जो हमारी सबसे टॉप की बैंक है आज के टाइम पर, देखिए एचडीएफसी की मेरे ख्याल से अटेंडिंग प्रोसीजर द बेस्ट है। कभी भी आप किसी भी बैंक में गए होंगे, एचडीएफसी के शाखा में गए होंगे, तो उनकी अटेंडिंग प्रोसीजर द बेस्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं। ऐसे ही नहीं वो हमारे यहाँ का टॉप का प्राइवेट बैंक है। हर म्यूचुअल फंड में देखिए आप उनकी अच्छी खासी भागीदारी है, जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, और उसके बाद में लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप वगैरह है। तो ऐसे ही नहीं है उनकी भागीदारी। उन्होंने छाती ठोक करके कहा है कि हमारी डिपॉजिट रेट में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर इनका 12.9% की बढ़ोतरी हुई है, सीधे उन्होंने बोला है। और ऊपर से बोला है कि हम इसको प्रोफेशनल तरीके से और बढ़ाएंगे, हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सक्षम हैं। ये उन्होंने छाती ठोक करके बोला है। तो अब ये सोचने वाली बात है, जो एसबीआई आज रो रही है ना, बार बार आरबीआई के पास रो रही है। सबसे बड़ी निकम्मी तो जो है सर्विस तो किसकी है? एसबीआई की है। उनके बंदों की, अपने बंदों को ट्रेंड करते नहीं है, अपनी सर्विसेज को अपना सुधारते नहीं है। उनको आदत लगी हुई है कि ये 2.7% पे हमें दे दो, 5% पे हमें दे दो, उसके बाद में खैरात में आरबीआई से ले लो, फिर उसके बाद में उसको मनमानी तरीके से लोनिंग करते रहो, मनमानी तरीके से उसको करते रहो, एनपीए करते रहो, बट्टे में डालते रहो, करते रहो। तो अपनी सर्विसेज को सुधारना पड़ेगा भाई साहब। अपनी सर्विसेज हमें सबसे पहले किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारना है। अगर मैं आप लोगों के सामने मेहनत नहीं करूंगा,
उसके बाद में आप लोगों के सामने अगर मैं डाटाज को या सही तरीके से तथ्यों को नहीं रखूंगा, उनको मैं मेहनत करके आपको नहीं करूंगा, तो सामने आउटपुट तो हमें दिखेगा ना आपको, फिर आप कैसे बात को मानेंगे। तो यही बात, अब मैं तो किसी को सलाह देने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये आंकड़े जो बोल रहे हैं, अगर एचडीएफसी अपने आप को बोल सकती है कि हमारी 24% की बढ़ोतरी हुई है, और आपके सामने डाटा है कि यस उनका 24% की उनकी बढ़ोतरी हुई है डिपॉजिट रेट में, जो आज लोग रोना रो रहे हैं, तो कम से कम इनका क्यों है 12% क्यों इनका है। तो इनको आत्ममंथन करना चाहिए ना। एक जो कस्टमर क्यों आत्ममंथन करेगा, उसको जहां पर बढ़िया सर्विस मिलेगी वहां पे जाएगा, उसको जहां पे मिलेगी वो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को अट्रैक्टिव बनाओ, थोड़ी सी पॉलिसीज को अट्रैक्टिव बनाओ, थोड़ा सा अटेंडिंग प्रोसीजर बढ़िया करो, जाएंगे लोग थोड़ा सा, मतलब जो है। तो बस अब उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको मैंने समराइज करके डाटा के साथ आपने करना क्या है उसके साथ में, प्लस इसके साथ में मैंने सारी चीजों को समराइज करके रखने की कोशिश किया है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर किया करो, क्योंकि रिवार्ड आपको पता है वही एक मोटिवेशन देता है, वही एक पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमें रिवार्ड जरूर करेंगे। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।